Rahim. Today our topic of presentation is preparation, storage of blood component and heme vigilance mean to manage the adverse effects of blood banking. आज का हमारा जो टॉपिक है ये बेसिकली हेमाटोलॉजी की एक ब्रांच ब्लड बैंकिंग से रिलेटेड है। आज के प्रेजेंटेशन में हम बेसिकली ब्लड कंपोनेंट की प्रिपरेशन, स्टोरेज और इसकी प्रिकॉशंस और हार्मफुल इफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जो कंपोनेंट एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मेन सेपरेट किए जाते हैं, उस पर अलग अलग डिस्क्रिप्शन करेंगे। इसके बाद हम हीम विजिलेंस को डिस्कस करेंगे, इसकी बेनिफिट और ट्रांसफ्यूजन में जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं उसको डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। पास्ट में जब ब्लड ट्रांसफ्यूज की जाती थी तो होल ब्लड डोनर से लेके रिसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज की जाती थी, जिसके फिर बहुत सारे एडवर्स इफ़ेक्ट रिकॉर्ड किए जाते थे। तो मॉडर्न ब्लड बैंकिंग में हम रिसिपिएंट से ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं और उसको एक प्रॉपर मशीन के ज़रिए इससे रिसिपिएंट का रिक्वायर्ड कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करके उसको ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं और बाकी जो रिमेनिंग कंपोनेंट है वो दोबारा डोनर को हम ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। तो इसमें आपको एक टर्मिनोलॉजी रेड कलर से नज़र आ रही है, एफेरेसिस। बेसिकली एफेरेसिस का यही मतलब है, ये एक मशीन है जिसके ज़रिए हम ब्लड के स्पेसिफिक कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट करके रिसिपिएंट को ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। अब इस एफेरेसिस का हमें एडवांटेज क्या होगा? तो बेसिकली 3-4 एडवांटेज है। फर्स्ट एडवांटेज ये है कि इसमें बोथ रिसिपिएंट और डोनर की सर्वाइवल के ऑप्टिमम चांसेस है सर्वाइवल के। इसके अलावा हम ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को मिनिमाइज़ कर देते हैं इसके ज़रिए, और सर्कुलेटरी ओवरलोड को प्रिवेंट करने के लिए हम अनवांटेड कंपोनेंट को हम सेपरेट करके जस्ट रिक्वायर्ड कंपोनेंट को हम ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। इसके अलावा आयरन ओवरलोड इससे प्रिवेंट की जा सकती है। और इसका एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ब्लड बैंकिंग में हमारे पास एक ज़ख़ीरा फ्यूचर के लिए सेफ़ हो जाता है। मींस हम एक ही डोनर से जब ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं तो इससे हम मुख्तलिफ़ कंपोनेंट सेपरेट कर सकते हैं और उस मुख्तलिफ़ कंपोनेंट को डिफरेंट रिक्वायर्ड पेशेंट को हम ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड कंपोनेंट और स्टोरेज पर। तो जब ब्लड एक डोनर से कलेक्ट की जाती है तो उस ब्लड को हम ट्यूब में डालते हैं। उस ट्यूब में डालकर फिर हम इसके साथ एंटीकोगुलेंट ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ब्लड की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि हमारे पास जो हमने हेमोस्टेसिस मैकेनिज़्म पढ़ा था, इसमें एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। तो ब्लड में इंट्रिंसिक कोगुलेशन फैक्टर होते हैं जो जब हमारे पास इंटैक्ट एंडोथेलियम नहीं होता, मीन अब हमने सर्कुलेटरी सिस्टम से ब्लड को रिमूव किया, एक ट्यूब में आ गई, तो ये एक नॉन एंडोथेलियम सरफेस है, तो इसके साथ जब ब्लड कंपोनेंट टच होंगे तो इसमें कोगुलेशन पाथवे एक्टिवेट होगा और यू ब्लड कोगुलेंट होके नाकारा हो जाएगी। फिर हम उसको किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफ्यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए जब हम ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको हम एक ट्यूब में डाल के इसके साथ हम एंटीकोगुलेंट ऐड कर लेते हैं। कॉमन जो एंटीकोगुलेंट यूज़ होता है तो वो सिट्रेट डाइफॉस्फेट एडेनिन का यूज़ होता है।
यहाँ पर एक टेबल दी गई है, इसमें हमने एंटीकोगुलेंट के इंग्रेडिएंट को सेपरेटली डिस्कस किया है। सिट्रेट इस एंटीकोगुलेंट में इसलिए यूज़ होता है कि ये जो हमारे पास जो कोगुलेशन पाथवे में फैक्टर 5 यानी कैल्शियम है उसको प्रिवेंट करता है, तो हीमोस्टेसिस इसके ज़रिए प्रिवेंट हो जाती है। इसमें जो सोडियम डाइफॉस्फेट होती है ये पीएच को एसिडिक कंडीशन से प्रिवेंट कर लेती है। डेक्सट्रोज हम इसमें एंटीकोगुलेंट में ऐड करते हैं क्योंकि ये एज अ सोर्स होता है, एनर्जी सोर्स होता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे के लिए फॉर एटीपी जनरेशन। इसके अलावा हम एडेनिन ऐड कर लेते हैं। ये एडेनिन बेसिकली आरबीसी की लाइफ स्पेन को मतलब रिज़र्व करा लेता है, मतलब फॉर लॉन्ग टाइम आरबीसी को हम मेंटेन कर लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को एडेनिन के ज़रिए। तो जो ब्लड कंपोनेंट और स्टोरेज को हम डिस्कस करते हैं। ब्लड को हम कलेक्ट कर लेते हैं पेशेंट डोनर से एट बॉडी टेम्परेचर मीन 37 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हम उसके इसको हम ट्यूब में डाल लेते हैं। उस ट्यूब के साथ ट्यूब में हम एंटीकोगुलेंट ऐड कर लेते हैं और फिर इसको हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर कर लेते हैं, यानी रेफ्रिजरेटर में हम इसको स्टोर कर लेते हैं। इसी कूल टेम्परेचर पर जब हम इसको स्टोर कर लेते हैं तो आरबीसी की और ब्लड कंपोनेंट की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाती है। अब हम ब्लड कूल्ड चेन को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ ब्लड कूल्ड चेन? ब्लड कूल्ड चेन में हमारे पास ये एक कलेक्शन से लेके ट्रांसफ्यूज़न तक बेसिकली इसमें ब्लड कूल चेन ये सीरीज़ ऑफ इंटरकनेक्टेड एक्टिविटी है जिसमें हम ट्रांसफ्यूजन कलेक्शन से लेके ट्रांसफ्यूजन तक जो इसमें स्टोरेज आते हैं और ट्रांसपोर्टेशन भी आते हैं, उसमें जो क्रिटिकल सेफनेस रूल होते हैं उस सारों को हम ब्लड कूल चेन कहते हैं। हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ इम्प्रॉपर स्टोरेज, अगर हम ब्लड को प्रॉपर तरीके से स्टोर नहीं करते तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के एडवर्स रिएक्शन नज़र आते हैं। पहले ये कि अगर ब्लड को हम हॉट इन्वायरमेंट में, हॉट टेम्परेचर में हीट को हम एक्सपोज कर लेते हैं इस ब्लड को और मोर देन 30 मिनट हो तो ये ब्लड कंपोनेंट स्पेसिफिकली आरबीसी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी को लूज़ कर जाती है। इसी तरह अगर हम ब्लड को कूल टेम्परेचर मीन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कहीं ज़्यादा कूल टेम्परेचर में हम रख लेते हैं तो इसमें हेमोलाइसिस यानी हेमोलाइटिक का और इसके साथ साथ फेटल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम ब्लड को प्रॉपर टेम्परेचर के साथ हम उसको स्टोर करें। तो जो ब्लड बैग में हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड कंपोनेंट की यूनिट्स होती हैं इसको हम यूनिट कहते हैं। जो जितना यूनिट मतलब जितने मकदार हमारे पास इस ब्लड बैग में होती है उसको हम यूनिट में कंसिडर करते हैं। तो एक ऐसी कंडीशन क्या कंडीशन हो सकते हैं जिसमें हम ब्लड यूनिट को डिस्पोज कर लेते हैं, मतलब डिस्कार्ड कर लेते हैं, फिर उसको ट्रांसफ्यूज़ नहीं करते पेशेंट को। तो अगर पिछले हमने डिस्कस किया टेम्परेचर को, तो अगर टेम्परेचर हॉट टेम्परेचर हो, हीट में हम इसको रख लेते हैं रेफ्रिजरेटर से आउटसाइड रख लेते हैं फॉर 30 मिनट्स, तो फिर हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। अगर सील ब्रोकन हो, इस बैग के ट्यूब का सील ब्रोकन हो तो उसमें कंटेमिनेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इसको डिस्कार्ड कर लेते हैं। और इसी तरह अगर इसके साइन भी नज़र होते हो पूरा तरह ये ब्रोकन नहीं हुआ हो मगर इसके साइन ऐसे नज़र आ रहे हो कि शायद ये ब्रोक हुआ हो, तो उसको भी हम डिस्पोज कर लेते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा गया है ब्लड बैंकिंग के लिहाज से कि पर ईयर इन द वर्ल्ड
more than 180 million unit is transfused or donated। यहाँ पर ब्लड कंपोनेंट के प्रिपरेशन का सारा स्केच ड्रा किया गया है। बस करें हम ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं, उसको हम एक बैग में रख लेते हैं। हम कंसिडर कर लेते हैं कि ये एक ट्रिपल बैग सिस्टम है, हमारे पास 3 बैग हैं, इसलिए कि हम अब डिफरेंट कंपोनेंट को हम सेपरेट कर लेते हैं। पहले हमने ब्लड कलेक्ट किया, उसको हम ट्यूब में डाल लेते हैं। ट्यूब में डालने के बाद हम इसको इसके साथ एंटीकोगुलेंट ऐड कर लेते हैं। एंटीकोगुलेंट ऐड करने के बाद वो सेफ़ हो जाती है, मतलब इसकी क्वालिटी प्रिजर्व हो जाती है, और वो फिर हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। लाइट स्पिन के ज़रिए अगर हम सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमारे पास सुपरनेटेंट रह जाता है और आरबीसी हमारे पास सेडिमेंट हो जाती है, मतलब नीचे बैठ जाते हैं। फिर इसी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम सेकंड बैग में प्लाज्मा एक्सप्रेसर के ज़रिए, एक मशीन होता है, आगे हम स्लाइड में शो कर लेंगे, उसके ज़रिए हम दूसरे बैग में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसी फर्स्ट बैग में हमारे पास पैक्ड आरबीसी, मतलब आरबीसी, सिर्फ आरबीसी रह जाते हैं। इसमें और कंपोनेंट भी होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरे बैग में हमारे पास अब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आ गई। अब इसी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को अगर हम हाई स्पिन, हाई सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेते हैं तो अब हमारे पास प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा सुपरनेटेंट रह जाता है और प्लेटलेट पैक्ड और प्लेटलेट कंसंट्रेशन सेडमेंट हो जाते हैं। तो हम अब प्लाज्मा एक्सप्रेसर के ज़रिए तीसरे बैग में, ट्रिपल बैग में, हम इसी पुअर प्लाज्मा प्लेटलेट प्लाज्मा को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो इसी तरह हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट हुए। आगे हम अब उसको डीपली एक्सप्लेन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मुख्तलिफ़ कंपोनेंट के प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब करने से पहले हमें इस इक्विपमेंट के साथ अपने आप को इंट्रोड्यूस करना ज़रूरी है। फर्स्ट, जो हमारे पास एक डायग्राम दिया गया है, एक मशीन दिया गया है, ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है। ये बेसिकली इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंपोनेंट को रखा दिया जाता है। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में तकरीबन 24 स्पेस होते हैं फॉर प्लेसिंग द ट्यूब। डबल ट्यूब हम रखते हैं। तो जब हमारे पास एक ट्यूब होता है तो एक ट्यूब हम एक साइड रख लेते हैं और फॉर द बैलेंसिंग हम अपोजिट साइड पर एक ट्यूब भी रख लेते हैं ताकि स्पिन अच्छी तरह से हो, पूरी तरह वो सेंट्रीफ्यूज कर सकें। इसमें हम एंटीकोगुलेटेड ब्लड को हम जो ट्यूब में हमने प्लेस किया होता है उसी ट्यूब को हम इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में प्लेस कर लेते हैं और फिर इसमें सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये इसमें स्पिनिंग स्टार्ट हो जाती है, ये राउंड स्टार्ट हो जाती है और उसको पर मिनट हम काउंट कर लेते हैं। बेसिकली हम इसको पहले ही से वो सेट कर लेते हैं कि हमें कितने मिनट में, कितने टाइम में हम कितना राउंड चाहिए। तो लाइट स्पिन के लिए हम फॉर एग्ज़ाम्पल 1500 टू 2500 राउंड पर मिनट देते हैं आरपीएम, और हैवी स्पिन के लिए हम 3500 टू 4000 राउंड पर मिनट हम सेट कर लेते हैं। तो इसी के ज़रिए हमारे साथ उस ट्यूब में कंपोनेंट सेपरेट हो जाती हैं। जो हमने हेमाटोलॉजी फर्स्ट में हमने कहा था कि हमने एक ट्यूब सजेस्ट की थी कि जिसमें हमारे पास नीचे 45% जो है वो सेल्स होते हैं और ऊपर 55% प्लाज्मा होता है। उसी 45% में हमारे पास 44% आरबीसी होता है और एक पफी कोट मेडल में हमारे पास वो प्लेटलेट यानी आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का होता है। तो ये जो हमारे पास ये मुख्तलिफ़ कंपोनेंट ट्यूब में बनते हैं बेसिकली सेंट्रीफ्यूज मशीन के ज़रिए से ही बनते हैं।
दूसरा हमारे पास है प्लेटलेट शेकर और प्लेटलेट एजिटेटर सॉरी। ये एक ऐसा मशीन है जब हम सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं और हमारे पास आरबीसी सेपरेट हो जाता है और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हमारे पास दूसरे बैग में आ जाता है। उसी बैग को हम इसी प्लेटलेट शेकर या एजिटेटर में रख लेते हैं और इसमें वो प्लाज्मा कंटिन्यूसली शेक होता रहता है। तो फ़ायदा ये होता है कि वो जो प्लेटलेट रिच इसमें उसका कंसंट्रेशन है प्लाज्मा में, तो वो सेपरेट नहीं होता, वो सेगमेंट नहीं होता, उसमें वो हल हुआ होता है, मतलब रिमेन इंटैक्ट उसमें रह जाता है। तीसरा जो हमारे पास ये है प्लाज्मा एक्सप्रेसर। प्लाज्मा एक्सप्रेसर के ज़रिए हम प्लाज्मा को प्लेटलेट से रिमूव कर लेते हैं या आरबीसी से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम रिमूव कर लेते हैं। मींस एक सेगमेंटेड कंपोनेंट को हम सुपरनेटेड कंपोनेंट से इस मशीन के ज़रिए हम रिमूव कर लेते हैं। इसमें बेसिकली ग्लास होता है, ये ग्लास बैग को पुश कर लेता है और जो हमारे पास सुपरनेटेड यानी सरफेस में जो हमारे पास फ्लोटिंग फ्लूइड होता है वो दूसरे बैग को ट्रांसफ़र हो जाता है। एक बैग इसमें आगे सेट हुआ होता है और एक बैग इसमें पीछे सेट हुआ होता है और दोनों के दरमियान हमारे पास कंटिन्यूस ट्यूब होता है। जब आप देख सकते हैं ये ट्यूब के आगे एक ग्लास है, ये ग्लास इस बैग को पुश कर लेता है तो इस बैग से जो सुपीरियर हमारे पास फ्लूइड यानी प्लाज्मा होता है ये ट्यूब के ज़रिए दूसरे बैग में ट्रांसफ़र हो जाता है। चौथे नंबर पर हमारे पास जो है ब्लड बैग ट्यूब। ये ब्लड बैग ट्यूब पाइप या सीलिंग ये एक कटर सा होता है जो बेसिकली उस दो बैग के दरमियान जो कंटिन्यूस ट्यूबिंग होती है उसको कट करके उन दोनों को सील कर लेता है। वो सेपरेट बैग्स बन जाते हैं और सेपरेट कंपोनेंट सेपरेट बैग में सेफ हो जाते हैं और वो फिर फॉर द फ्यूचर या इमीडिएट सोर्स के लिए वो अवेलेबल हो जाते हैं। अब हम डीपली सेपरेट इस मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को स्टेप बाय स्टेप हम डिस्क्राइब कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होल ब्लड में हमारे पास जो ब्लड कंपोनेंट होते हैं 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट होते हैं। एक होता है प्लाज्मा कंपोनेंट, दूसरा होता है सेलुलर कंपोनेंट और तीसरा होता है प्लाज्मा डेरिवेटिव। सेलुलर कंपोनेंट में हमारे पास आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। प्लाज्मा कंपोनेंट में हमारे पास फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हो सकता है, क्रायो प्रेसिपिटेट हो सकता है, क्रायो पूर प्लाज्मा हो सकता है और स्टोर्ड प्लाज्मा हो सकता है। इसी तरह प्लाज्मा डेरिवेटिव में हमारे पास एल्ब्यूमिन, अमीनोग्लोबुलिन और कोगुलेशन फैक्टर हो सकता है। ये हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कंपोनेंट है जिसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोसीजर्स के ज़रिए हम सेपरेट करके मुख्तलिफ़ इंडिकेटिव पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जिस पेशेंट को जो कंपोनेंट रिक्वायर हो, जिस कंपोनेंट की डिफिशिएंसी हो, उस ही कंपोनेंट को हम ट्रांसफ्यूज़ कर लेते हैं। ये है मॉडर्न ब्लड बैंकिंग का गोल। कॉमन जो हमारे पास कंपोनेंट है इसमें हमारे पास है पैक्ड आरबीसी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, प्लेटलेट कंसंट्रेशन, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा और क्रायो प्रेसिपिटेट। इसी तरह हमारे साथ स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट में जो आता है, ये स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट का मतलब ये है कि हम ये रेयर यूज़ कर लेते हैं। ग्रेनुलोसाइट, ल्यूकोसाइट, सॉरी ये गलत हुआ है, ग्रेनुलोसाइट ल्यूकोसाइट एक ही चीज़ है। फ्रोजन आरबीसी, एल्ब्यूमिन। अब हमारे पास है पैक्ड आरबीसी। पैक्ड आरबीसी को हम प्रेपरेट कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं और उसको हम ट्रांसफ्यूज़ कैसे करते हैं। जो हम इसमें ये पॉइंट याद रखें कि 1 यूनिट ऑफ पैक्ड आरबीसी जब हम ट्रांसफ्यूज़ कर लेते हैं तो वो
1 ग्राम पर DL ब्लड में इंक्रीज लाता है। ये पॉइंट आप याद रखें। इसी तरह पेक RBC की कंटेंट की बात करें तो इसमें सिर्फ RBC नहीं होता, इसमें 70 to 80% RBC होता है, बाकी 20 to 30% इसमें प्लाज्मा होता है और कुछ प्लेटलेट भी होते हैं। हम इसको कुछ यूँ प्रिपरेशन इसका कुछ यूँ करते हैं कि हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, ब्लड की हम हैवी सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेते हैं। हैवी सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद हम इससे सुपरनेटेंट प्लाज्मा को रिमूव कर लेते हैं और सेंट्रीफ्यूगेशन की राउंड पर मिनट वो काउंटिंग क्या होती है, वो 3800 से लेकर 4000 तक होती है। ये डिफरेंस इसमें इसलिए है कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ मुख्तलिफ़ किस्म के सेंट्रीफ्यूगेशन का राउंड पर मिनट वो सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये रेडियस पर डिपेंड करता है कि सेंट्रीफ्यूज मशीन का वो रेडियस कितना है, उसी हिसाब से वो राउंड पर मिनट काउंटिंग को सेट कर लेते हैं। तो टाइम इसका 5 to 7 मिनट होता है और टेम्परेचर इसका 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 to 7 मिनट तक हम 3800 से लेकर 40,000 के दरमियान जो हम सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं उस ब्लड को तो उसमें हमारे साथ सुपरनेटेंट प्लाज्मा ऊपर और पेक्ड RBC नीचे रह जाते हैं। फिर उसी सुपरनेटेंट प्लाज्मा को हम रिमूव करके बैग में हमारे साथ पेक्ड RBC रह जाते हैं। अब इसी जो हमने ये याद रखना चाहिए कि जब हम ब्लड को कलेक्ट कर लेते हैं तो विद इन 8 आवर्स ये सारा प्रोसीजर हमें कंप्लीट करना चाहिए स्टोरेज तक, वरना इसकी क्वालिटी और इसकी फंक्शन और स्ट्रक्चर में ख़राबी आ जाती है और फिर इसका फ़ायदा नहीं होता। और अगर हम इसको स्टोर कर लेते हैं इस पेक्ड RBC को, या तो इमीडिएटली हम यूज़ कर सकते हैं और या अगर हम स्टोर करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए तो हम इसके साथ सिट्रेट फास्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन जो कोगुलेंट है जो पिछले हमने डिस्कस किया उसको हम ऐड करके 35 डेज़ के लिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ये स्टोर कर सकते हैं। ये है इसका स्टोरेज। प्रिपरेशन भी हमने इसका डिस्कस किया। अब इसका हम डिस्कस करते हैं इंडिकेशन। तो ज़ाहिरी बात है RBC उस पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ करना होगी जिसमें एनीमिया होगी, चाहे वो जिस टाइप का भी एनीमिया हो उसमें हम उसको ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। इंडिकेशन इसका सीवियर एनीमिया और आर्गन ट्रांसप्लांटेशन भी है, क्योंकि सर्जरी के दौरान ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और RBC की कमी आ जाती है। तो आर्गन ट्रांसप्लांटेशन और सीवियर एनीमिया में हम पेक्ड RBC को ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इसका एक यूनिट जब हम ट्रांसफ्यूज़ कर लेते हैं तो 7000 से लेकर 10,000 पर माइक्रोन लीटर प्लाज्मा विद इन प्लेटलेट विद इन प्लाज्मा हमारे पास ये ब्लड में इंक्रीज लाता है। इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो वो जो हमने पहले बैग में हमारे साथ पेक्ड RBC सेगमेंट हुए थे और सुपरनेटेंट प्लेटलेट रिच प्लाज्मा रह गया था और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या था, वो हाई सेंट्रीफ्यूगेशन था, यानी हाई स्पिन था। उसका RPM क्या था, 3800 से लेकर 4000 तक उसका RPM था। तो इसी RPM से हमारे साथ ये पेक्ड RBC नीचे रह गया और दूसरे बैग में हमने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हमने ट्रांसफ़र किया। तो उसी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का यही प्रिपरेशन तरीका है। इस सारी कंपोनेंट को हम एक स्टेप वाइज हम इसका प्रिपरेशन को याद कर सकते हैं, क्योंकि स्टेप वाइज इसका एक दूसरा कंपोनेंट दूसरे से सेपरेट हो जाता है।
तो हम उसी सुपरनेटेंट को लेके दूसरे बैग में जब ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये हमारे पास ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा रह जाता है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि होल ब्लड को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो हाई सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हासिल कर सकते हैं। अगर हमने ब्लड को कलेक्ट किया और ब्लड को हमने लाइट स्पिन पर रख दिया तो लाइट स्पिन के ज़रिए हमारे साथ प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा आएगा। और इसको हम विद इन 6 आवर इसका जो प्रोसेस है उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम इसको स्टोर करना चाहते हैं तो इसी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम एजिटेटिव मशीन में, एजिटेशन जो हमने शेकर, प्लेटलेट शेकर, प्लाज्मा शेकर जो हमने डिस्क्राइब किया वो जो हमने डायग्राम में देखा, तो उसमें हमने ये बात कही कि ये प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम इस शेकर में रख लेते हैं और ये कंटिन्यूसली इसको शेक करते रहता है और इसी के ज़रिए वो इससे मतलब सेपरेट नहीं होता, सेडमेंट नहीं होता। तो उसी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम एजिटेटिव मशीन में हम स्टोर कर सकते हैं 72 आवर्स के लिए और टेम्परेचर हम 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब रूम टेम्परेचर पर हम उसको स्टोर करते हैं 72 आवर्स के लिए एजिटेटिव मशीन में, शेकर में। इंडिकेशन ये इसका ये है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, मतलब जिस पेशेंट में प्लेटलेट की कमी हो उसको हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़ कर लेते हैं। और एक दूसरा हमारे पास है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर में भी हाईली डिफिशिएंसी आ जाती है प्लेटलेट की, तो उस कंडीशन में भी हम इस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। अब हमारे पास है प्लेटलेट कंसंट्रेशन। इसकी प्रिपरेशन ये है कि फर्स्ट हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को लाइट स्पिन करते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम लाइट स्पिन देते हैं, देन हाई स्पिन देते हैं। जो हमने ब्लड कलेक्ट किया तो हाई स्पिन के ज़रिए हमने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हासिल किया। अब इस प्लेटलेट रिच प्लाज्मा को हम लाइट स्पिन देते हैं और इसका 3000 राउंड पर मिनट होता है 5 मिनट्स के लिए। तो इसी के ज़रिए हम फर्स्ट सैटेलाइट बैग टू सेकंड सैटेलाइट बैग हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं और हमारे पास जो है प्लाज्मा बिहाइंड रह जाता है विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा एक्सप्रेसर। उसी प्लाज्मा एक्सप्रेसर के ज़रिए हम ये जो सुपरनेटेंट प्लाज्मा है उसको हम दूसरे ट्रिपल बैग में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसी बैग में हमारे पास प्लेटलेट कंसंट्रेशन रह जाते हैं। प्लेटलेट कंसंट्रेशन, ये बात याद रखिए कि प्लेटलेट कंसंट्रेशन में और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में हमारे पास प्लेटलेट की कंसंट्रेशन सेम रहती है। जस्ट इसमें डिफरेंशिएशन ये है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में हमारे पास प्लाज्मा की अमाउंट होती है, प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और प्लेटलेट कंसंट्रेशन में हमारे पास ये प्लाज्मा नहीं होता। और इसी में ट्रिपल बैग सिस्टम मस्ट है क्योंकि फर्स्ट बैग में हमारे साथ आरबीसी रह जाता है, दूसरे बैग में हमारे पास ये प्लेटलेट कंसंट्रेशन रह जाता है और तीसरे बैग में हम प्लाज्मा को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट 2 कंपोनेंट जो हम प्रिपेयर कर रहे थे उसमें 2 बैग भी काफ़ी थे इस प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए। लेकिन अब हमारे पास जो तीसरा कंपोनेंट आ गया यानी प्लेटलेट कंसंट्रेशन आ गया, तो इसमें हमारे पास ट्रिपल बैग सिस्टम मस्ट है। हमारे पास 3 बैग के होना ज़रूरी है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। और इसी प्रोसेस को भी विद इन 6 आवर कंप्लीट करना चाहिए। अगर हम प्लेटलेट कंसंट्रेशन को स्टोर करना चाहते हैं तो उसको भी हम एजिटेशन मशीन में हम स्टोर कर सकते हैं फॉर 3 डेज़ हम स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर 20-24 इसका। और प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का स्टोरेज टेम्परेचर और टाइम सेम है, वो भी हम रूम टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं फॉर 3 डेज़ और 72 आवर। इसको भी हम रूम टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं फॉर 3 डेज़ एजिटेटिव मशीन में। इंडिकेशन भी इसका सेम यही है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया पेशेंट में, लेकिन इसका एक डिफरेंशिएशन पॉइंट ये है कि
अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन हो तो चिल्ड्रन में वॉल्यूम ओवरलोड को अवॉइड करने के लिए हम ये प्लेटलेट कंसंट्रेशन उसको ट्रांसफ्यूज कर लेते हैं रेदर देन प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, क्योंकि अगर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा हम उसको ट्रांसफ्यूज कर लेंगे तो उसमें वॉल्यूम ओवरलोड हो जाएगी, तो इसलिए हम उसको जस्ट प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर लेते हैं, तो वॉल्यूम ओवरलोड हमारे पास अवॉइड हो जाती है। अब हमारे पास ये फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा। फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा जो है हमारे पास, ये अगर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वही ट्रिपल बैग सिस्टम को याद रखें कि हमने ब्लड कलेक्ट किया, आरबीसी फर्स्ट बैग में रह गए, दूसरे बैग में प्लेटलेट कंसंट्रेशन रह गया और प्लाज्मा एक्सप्रेसर के ज़रिए हमने तीसरे बैग में जो प्लाज्मा ट्रांसफ़र किया था, अब वो क्या था, अब वो जो प्लाज्मा था वो प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा था। जो तीसरे बैग में हमने प्लाज्मा ट्रांसफ़र की तो प्लेटलेट कंसंट्रेशन तो दूसरे बैग में रह गए, अब जब तीसरे बैग में हमने प्लाज्मा ट्रांसफ़र किया तो उसमें प्लेटलेट की तादाद जो हमारे पास था वो नेग्लेजिबल था, तो इसलिए हम उसको प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा कहते हैं। अब इस प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा से हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा कैसे बना सकते हैं, तो उसको हम जो हमने 3500 फॉर 5 मिनट्स और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमने सेंट्रीफ्यूज किया, और प्रिपरेशन भी इसका 6 to 8 आवर कलेक्शन में होना चाहिए। अगर हम इस प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा को स्टोर करना चाहते हैं तो इसको हम 1 ईयर के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -20 डिग्री सेंटीग्रेड ये है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको स्टोर करते हैं फॉर 1 ईयर, और फॉर 5 ईयर हम भी इसको स्टोर कर सकते हैं -70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। लेकिन जब ये प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा जो हम फॉर लॉन्ग टाइम हम इसको स्टोर कर लेते हैं, फ्रोज कर लेते हैं, फिर इसको हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा कह सकते हैं। जब हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए फ्रीज़ कर लेते हैं तो ये बात याद रखना चाहिए कि ड्यूरन यूज़ इसको हम तौ कर लेते हैं। तौ एक टर्मिनोलॉजी है। तौ का मतलब ये है कि इस फ्रोज़न फॉर्म से दोबारा नॉर्मल फॉर्म में, मतलब इस सॉलिड फॉर्म से दोबारा प्लाज्मा फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में उसको लाने के लिए जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं, वाटर बाथ कर लेते हैं, इसमें बेसिकली वाटर बाथ यूज़ कर लेते हैं और उसको हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख लेते हैं फ्रोज़न फॉर्म को वाटर बाथ में, तो ये वापस उस हालत में आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं तौ। उस फ्रोज़न फॉर्म को हम तौ कर लेते हैं। अब ये बात याद रखना चाहिए कि अब अगर इसको हमने तौ किया फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा को, तो इसको अब हम या तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर के लिए जस्ट स्टोर कर लेते हैं। इस 24 आवर से अब अगर ज़्यादा होगा तो फिर उसको हम ट्रांसफ्यूज़ नहीं करेंगे, या इसको हम इमीडिएटली यूज़ कर लेंगे, जब जैसे ही इसको तौ कर लेते हैं तो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ कर लेते हैं, या अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर के लिए हम इसको स्टोर कर सकते हैं। अब अगर हमने 24 आवर से ज़्यादा इसको स्टोर किया तो इसका नुकसान क्या होगा, जो लेबाइल फैक्टर है, फैक्टर 8 फैक्टर 7 और एंटी हेमोफिलिक फैक्टर 8, इसकी कमी आ जाती है इसको 24 आवर से ज़्यादा स्टोर करने पर। इस फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा का इंडिकेशन क्या है कि ये लिवर डिजीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें ज़्यादातर फैक्टर इन्वॉल्व है जो नॉर्मल हालत में लिवर में बनते हैं। अगर लिवर की डिजीज़ होगी तो लिवर में क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे, तो जब क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्लॉटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी आएगी, तो उसको हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह डीएसी में भी क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा इस्तेमाल हो जाती हैं और ब्लड में सर्कुलेशन में इसकी कमी आ जाती है, तो उसमें भी डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर क्लॉट में हम इसको यूज़ कर लेते हैं। अमीनो डिफिशियंसी में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट, ये अब एक अदर कंपोनेंट है। क्रायोप्रेसिपिटेट ये है
इसका बैकग्राउंड ये है, उस फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा को जहन में याद रखें, इस पुअर प्लेटलेट प्लाज्मा को जहन में याद रखें। प्रिपरेशन इसका ये है कि रिमूव सुपरनेटेड फ्रॉम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा, refrozen the rest bottom precipitate at 20 degree centigrade, prepare within 6 to 8 hour of collection. क्रायो प्रेसिपिटेट क्या है? क्रायो प्रेसिपिटेट ये है कि जब हम फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा को हम तौ कर लेते हैं तो सुपरनेटेंट को हम उससे रिमूव कर लेते हैं, सुपरनेटेंट जो हमारे पास फ्लूइड रह जाती है, और जो नीचे हमारे पास जो कंपोनेंट रह जाता है उस कंपोनेंट को हम रीफ्रोज कर लेते हैं, वही कंपोनेंट क्राई प्रेसिपिटेट कहलाता है। उसी क्राई प्रेसिपिटेट का स्टोरेज फॉर्म भी सेम एज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फॉर 1 ईयर और फॉर 5 ईयर एट -70 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसको अगर हम तौ कर लेंगे तो हम उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम तौ कर लेते हैं, और अगर हम उसको तौ कर लेते हैं तो उसको तौ करने के बाद स्टोरेज इसका ये है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम फॉर 6 आवर उसको स्टोर कर सकते हैं। और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हमने 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर के लिए स्टोर किया था। इन दोनों में डिफरेंशियल पॉइंट ये है कि क्रायो प्रेसिपिटेट को हम तौ करने के बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 आवर के लिए स्टोर कर सकते हैं, और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम तौ करने के बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 24 आवर के लिए स्टोर कर सकते हैं। और अगर हम इसको वाटर बाथ में तौ कर लेते हैं एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो यही पॉइंट है ऑलरेडी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया कि ये बात याद रखना चाहिए कि अगर हम इसी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को लिए कि उसमें हम क्रायो प्रेसिपिटेट सेपरेट करते हैं, मीन जो सुपरनेटेंट हो उसको हम रिमूव कर लेते हैं, जो बाकी नीचे हमारे पास सेगमेंटेड कंपोनेंट होते हैं उसको क्रायो प्रेसिपिटेट कहते हैं। उस क्रायो प्रेसिपिटेट को हम रीफ्रोजन कर लेते हैं। अगर रीफ्रोजन के बाद हम उसको दोबारा नॉर्मल हालत में ले आते हैं, मतलब तौ कर लेते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बाथ में, तो उसको हम फिर या इमीडिएटली यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये इसमें जो कंपोनेंट हैं वो ख़राब हो जाते हैं, या हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 आवर के लिए स्टोर कर सकते हैं। इंडिकेशन इसका ये है कि हेमोफीलिया में यूज़ कर सकते हैं, जो फैक्टर 8 की डिफिशिएंसी होती है, 1 विलेब्रेन फैक्टर की डिजीज़ में हम यूज़ कर सकते हैं, फेब्रिनोजेन डिफिशिएंसी में हम यूज़ कर सकते हैं, पेडियाट्रिक पेशेंट में हम यूज़ कर सकते हैं, और DIC में हम यूज़ कर सकते हैं। ये स्पेलिंग की मिस्टेक हुई है, ये है पेडियाट्रिक पेशेंट। ये एक अलग सेपरेट कंपोनेंट है, इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइड डिप्लीटेड RBC। ल्यूकोसाइड डिप्लीटेड RBC का मतलब ये है कि वो RBC जिसमें हमारे साथ WBC की मिकदार कम हो। अब आपको फर्स्ट कंपोनेंट रिकॉल करना चाहिए जो हमारे पास था, पेक्ड RBC। पेक्ड RBC में हमारे साथ जो कंपोनेंट था वो 70 to 80% हमारे साथ RBC था, 20 to 30% हमारे साथ WBC था, और कुछ प्लेटलेट थे। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे पास वो 20 to 30% WBC भी ना हो, सिर्फ RBC हो, यानी डिप्लीटेड ल्यूकोसाइट RBC हो, तो उसको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? उसको हम होल ब्लड को लेके 4000 राउंड पर मिनट पर हम सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं, और इसी सेंट्रीफ्यूज के बाद हम एक फ़िल्टर उस बेग को दरमियान में रख लेते हैं, और उसी फ़िल्टर के ज़रिए जो एक बैग से ट्यूब आती है, उसी ट्यूब के बाद हम उसको फ़िल्टर लगा लेते हैं, और फिर नीचे एक दूसरा बैग होता है, 2 बैग होते हैं, दरमियान में ट्यूब होता है और एक नायलॉन फ़िल्टर होता है। तो फर्स्ट बैग से ट्यूब के ज़रिए ब्लड आती है, इसी फ़िल्टर में ये फ़िल्टर हो जाती है और दूसरे बैग में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब ये बात आप जहन में याद रखें कि RBC की स्ट्रक्चर, RBC का साइज़ ये WBC से कम है, तो नायलॉन फ़िल्टर में सिर्फ उसी पोर के ज़रिए RBC दूसरे बैग में
जा सकता है और ये नाइल्यून फ़िल्टर में WBC वहाँ पर ट्रैप होगा। तो जो नीचे दूसरे बैग में हमारे साथ RBC होगी वो ल्यूकोसाइड डिप्लीटेड होगी। इम्पॉर्टेंस इसका ये है कि जब हम ब्लड को ट्रांसफ़र करते थे, पैक्ड RBC को ट्रांसफ़र करते थे, तो अगर डोनर में फॉर एग्ज़ाम्पल कोई वायरस होता था, जिस यहाँ पर हमने साइटोमेगालो वायरस का एग्ज़ाम्पल दिया था, तो उसको वो इज़ली वो रिसिपिएंट कंटेमिनेटेड हो जाता था। इस एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए हम फिर ल्यूकोसाइड डिप्लीटेड RBC हम ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस कंडीशन में हम ल्यूकोसाइड डिप्लीटेड RBC पेशेंट को देते हैं, जो कि बेस्ट चॉइस है। यहाँ पर आप देख लें, फर्स्ट बैग ऊपर है, दरमियान में हमारे पास एक नाइल्यून फ़िल्टर है और नीचे हमारे पास दूसरा बैग है। इसी नाइल्यून फ़िल्टर में जो बड़े साइज़ के WBC होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। जो RBC जिसका साइज़ छोटा है वो नीचे दूसरे बैग में आ जाते हैं। और स्टोरेज इसी का सेम एज पैक्ड RBC, जिसको हम CPDA1 में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 डेज़ के लिए स्टोर करते थे। सेम इसी का भी यही स्टोरेज टाइम है। इंडिकेशन भी इसका सिर्फ यही है कि सीवियर एनीमिया के लिए हम उसको यूज़ करते हैं, मगर जस्ट डिफरेंशियल पॉइंट ये है कि हम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसी वायरल कंटेमिनेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो इसी कंडीशन में हमारे साथ ल्यूकोसाइड डिप्लीटेड RBC बेस्ट चॉइस होता है। अब हमारे पास है फ्रोज़न RBC। ये स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ है, फ्रोज़न RBC। प्रिपरेशन इसका ये है, अगर हम RBC को फॉर लॉन्ग टाइम हम स्टोर कर लेते हैं, वो तो हम RBC को स्टोर करते थे जस्ट 35 डेज़ के लिए। अगर हम फॉर लॉन्ग टाइम इसी RBC को स्टोर करना चाहते हैं तो इसके साथ हम एक कंपोनेंट ऐड कर लेते हैं, जिसको हम ग्लाइसरॉल कहते हैं। ये ग्लाइसरॉल बेसिकली इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। तो इसी ग्लाइसरॉल को हम पैक्ड RBC के साथ ऐड कर लेते हैं और ये 10 ईयर्स के लिए हम उसको स्टोर कर सकते हैं एट -70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। फिर जब हम उसको यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से पहले वाटर बाथ में इसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर तौ करते हैं और दोबारा हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ यूजिंग। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान इसमें हमारे साथ ये जो ग्लाइसरॉल है इसका तो ग्रेविटी कम है, फ्लूइड कंटेंट है, तो सेंट्रीफ्यूज के बाद ये ऊपर रह जाता है, सुपरनेटेंट रह जाता है और नीचे हमारे पास ये RBC सेगमेंट हो जाते हैं। तो इसी ग्लाइसरॉल को हम फिर रिमूव कर लेते हैं और जो बाकी हमारे साथ है वो RBC रह जाते हैं और फिर उसको हम ट्रांसफ्यूज़ कर लेते हैं और इसको हम विदिन 24 आवर फिर हम उसको यूज़ करते हैं, इसी फ्रोज़न RBC को। इसी फ्रोज़न RBC का इंडिकेशन ये है, इंडिकेशन इसका ये है, अगर हमारे साथ जो बॉम्बे फिनोटाइप होता है वो एक बहुत रेयर ब्लड ग्रुप है, तो अगर एक ऐसा पेशेंट हो तो इसके लिए हम अदर डोनेटिव डोनर से हम RBC को जब हम कलेक्ट कर लेते हैं तो इसी RBC को हम फ्रोज़न फार्म में रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में हम एक बॉम्बे फिनोटाइप वाले पेशेंट को हम ट्रांसफ्यूज़ कर सके। दूसरा ये कि अगर एक पेशेंट अपने आप के फ्यूचर यूज़ के लिए उसको ट्रांसफ्यूज़ कर लेता है और वो उसी के लिए ब्लड बैंक में फ्रोज़न फार्म में वो रख दिया जाता है और जब फिर उसी पेशेंट को ज़रूरत होती है तो वो फ्रोज़न RBC उसको दोबारा ट्रांसफ्यूज़ किए जाते हैं। इसको कहते हैं ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन। और तीसरा है मैसिव ट्रांसफ्यूजन। ये जो ब्लड बैंक होते हैं ये अपने साथ रिज़र्व रखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट के,
क्योंकि बाज़ ऐसे कंडीशन आ जाते हैं फिर इसमें बहुत पेशेंट को ज़्यादा कंपोनेंट की रिक्वायर होती है, तो ये टाइम टाइम के साथ डोनर से ब्लड लेके उसमें उसी कंपोनेंट को फॉर लॉन्ग टाइम स्टोर कर लेते हैं और ये फिर मैसिव ट्रांसफ्यूजन में काम आते हैं। ये लास्ट नंबर जो हमारे पास कंपोनेंट है उसको कहते हैं ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेशन। अगर ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेशन यानी सिर्फ WBC को अगर ट्रांसफ़र करना है तो ये हम एफेरेसिस प्रोसेस के ज़रिए कर सकते हैं। इसके लिए एक स्पेशल मशीन यूज़ होता है, उसको हम एफेरेसिस कहते हैं। एफेरेसिस के ज़रिए हम पेशेंट से ब्लड ले लेते हैं, उसी एफेरेसिस मशीन के ज़रिए रिक्वायर्ड कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वो पेशेंट को ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है और जो रिमेनिंग ब्लड कंपोनेंट होते हैं वो दोबारा ब्लड डोनर को ट्रांसफ्यूज़ हो जाते हैं। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेशन को हम एफेरेसिस के ज़रिए प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टोरेज, उसको हम रूम टेम्परेचर पर हम स्टोर करते हैं और इन्फ्यूजन हमें विद इन 24 आवर उसको हम फिर इन्फ्यूज़ करते हैं। और WBC ये या ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेशन की ज़रूरत तब होती है अगर किसी की ल्यूकोसाइट ब्लड में ल्यूकोसाइट कंसंट्रेशन लेस देन 500 हो। नॉर्मल इसके जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो 4000 से लेके 11000 तक है। तो अगर किसी पेशेंट में 500 से ल्यूकोसाइट की कंसंट्रेशन ब्लड में कम हो जाती है, उसी कंडीशन में हम फिर उसको ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेशन ट्रांसफ्यूज़ करते हैं। इंडिकेशन इसका ही है कैंसर पेशेंट में हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि कैंसर पेशेंट में WBC ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। उसी हार्श इन्वायरमेंट को ओवरकम करने के लिए ज़्यादा WBC की ज़रूरत होती है। तो कैंसर पेशेंट में हम ग्रेनुलोसाइट कंसंट्रेशन को हम ट्रांसफ़र करते हैं। लास्ट में हमारे पास एक और कंपोनेंट है जिसको हम कहते हैं एल्ब्यूमिन और अमीनोग्लोबुलिन। जो हमारे पास है एल्ब्यूमिन, हमारे पास है ग्लोब्यूलिन और ये दूसरा भी है अमीनोग्लोबुलिन। ये है गामा ग्लोब्यूलिन और दूसरा है बीटा ये भी ग्लोब्यूलिन है। तो अगर किसी पेशेंट को एल्ब्यूमिन की कमी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी पेशेंट में लिवर डिजीज़ हो या लिम्फेडेनोपैथी हो, इसमें अमीनोग्लोबुलिन नहीं बनते हो, इसी कंडीशन में हम फिर अमीनोग्लोबुलिन ट्रांसफ़र करते हैं। या अगर एडीमा कंडीशन हो, एल्ब्यूमिन कम होता है, ऑनकोटिक प्रेशर कम होता है, तो उसमें एल्ब्यूमिन की ज़रूरत होती है, तो उस कंडीशन में हम एल्ब्यूमिन ट्रांसफ़र करते हैं। इसको एक स्पेशल मेथड के ज़रिए यहाँ प्रिपेयर करते हैं। उसी मेथड को हम कहते हैं कॉर्न इथेनॉल फ्रैक्शनेशन या कॉर्न इथेनॉल मेथड। इस मेथड में जो ये मुख्तलिफ कंपोनेंट जो अमीनोग्लोबुलिन है और एल्ब्यूमिन है, उसको इसकी सॉल्युबिलिटी की इसके डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी की वेरिएंस पर और इसी की डिपेंडेंट पर हम इसको इस मेथड से हम सेपरेट कर लेते हैं। और ये जो कॉर्न इथेनॉल मेथड है, इसमें कंपोनेंट की सेपरेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है? उसकी डिफरेंशियल सॉल्युबिलिटी पर डिपेंड करता है। उसकी इस फ्रैक्शनेशन में जो इथेनॉल हम ऐड करते हैं उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है और उसी कंपोनेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। और इस मेथड के जो हम टेम्परेचर को हम सेट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये तीन चीज़ों की डिपेंडेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम कॉर्न इथेनॉल मेथड के ज़रिए एल्ब्यूमिन और अमीनोग्लोबुलिन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये तो था प्लेटलेट WBC RBC प्लाज्मा की प्रिपरेशन, स्टोरेज और इंडिकेशन फॉर ट्रांसफ्यूजन। अब हम
एक नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। ये है हीम विजिलेंस। हीम विजिलेंस बेसिकली जो ब्लड बैंकिंग में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कलेक्शन से लेकर ट्रांसफ्यूजन तक जो प्रोसेस में इंक्लूड है, इसमें जो एडवर्स रिएक्शन सामने आते हैं उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है उसको हम हीम विजिलेंस कहते हैं। WHO ने इसका डिफिनीशन कुछ यूँ किया है कि मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन and analysis of adverse event related to donation, processing and transfusion of blood and taking action to prevent their occurrence and reoccurrence। ये जो ब्लड कलेक्शन से लेकर इसकी प्रोसेसिंग, स्टोरेज और ट्रांसफ्यूजन तक जो एडवर्स इवेंट होते हैं उसको, उसकी अकरेंस और रिकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए जो मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग और इन्वेस्टिगेशन एनालिसिस की जाती है उसको हम हीम विजिलेंस कहते हैं। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ये तो एक लाइफ सेविंग एक्शन है, लाइफ सेविंग प्रॉपर्टी है, मगर इसमें एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत आते थे और अब भी आते हैं, जो या तो इंसिडेंट होते हैं या मिसेस होते हैं या एरर के ज़रिए या डिविएशन होते हैं। उसी एडवर्स इफ़ेक्ट से साइंटिस्ट ने सीखा और मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम उसने लाए, मुख्तलिफ़ किस्म की मैनेजमेंट उसने डिस्कवर किए जिसके ज़रिए उसी ट्रांसफ्यूजन को बहुत हद तक उसको कंट्रोल किया गया। ये है हीम विजिलेंस का इम्पोर्टेंस। इसी के ज़रिए हम इनकरेक्ट ब्लड कंपोनेंट की ट्रांसफ्यूजन को हम प्रिवेंट करते हैं। ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, ये भी एक एडवर्स इफेक्ट है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन का। इसी तरह ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में बैक्टीरियल कंटेमिनेशन ऑफ प्लेटलेट भी आता है। इसी तरह अगर हम ग्रेनुलोसाइट ट्रांसफ़र करते हैं तो साइटोमेगलोवायरस भी पेशेंट को हो जाता है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हैं। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को हम क्लासिफाई कर लेते हैं इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में हम हमारे साथ वायरल में साइटोमेगलोवायरस, HIV वायरस, HPV वायरस एक्सेट्रा। बैक्टीरियल में हमारे साथ है साइफेलिस जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। स्यूडोमोनास बैक्टीरिया की कंटेमिनेशन हो जाती है। यूरसेना बैक्टीरिया की, इस तरह स्टेफिलोकोकस की कंटेमिनेशन हो जाती है। प्रोटोजोल में हमारे साथ मलेरिया भी एडवर्स ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में आ जाता है, चिकास डिजीज़ भी, और इसी तरह जो एबनॉर्मल प्रोटीन जो प्रायन है वो भी ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं और इसी की वजह से फिर एडवर्स रिएक्शन होते हैं। नॉन इन्फेक्टियस में हमारे साथ एक हेमोलाइटिक है और एक नॉन हेमोलाइटिक है। हेमोलाइटिक में हमारे पास है एक्यूट और डिले, और नॉन हेमोलाइटिक में हमारे पास एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकते हैं एडवर्स रिएक्शन में। इसी तरह फीवर भी हो सकता है, इसी तरह हाइपरटेंशन भी हो सकता है। अदर एडवर्स रिएक्शन में हमारे पास हाइपर किलीमिया हो सकता है, मतलब ब्लड पोटाशियम लेवल बहुत इंक्रीज़ हो जाती है। तो ब्लड पोटाशियम लेवल जब इंक्रीज़ हो जाती है तो ब्लड हार्ट की एक्टिविटी और हार्ट की रेगुलरिटी और हार्ट की कंडक्शन सिस्टम इफ़ेक्ट हो जाती है। इसी तरह प्लाज्मा फेरेटिन लेवल भी इंक्रीज़ हो सकती है। ये है एडवर्स रिएक्शन रिगार्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब हम इस ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में जब हमारे साथ एडवर्स रिएक्शन अगर हो जाते हैं तो उसको हम कैसे असिस्ट कर सकते हैं, तो उसी असेसमेंट को हमने ग्रेडिंग सिस्टम में डिवाइड किया है। 4 ग्रेड हमने इसको डिवाइड किया है। ग्रेड 1 में ये है कि बॉडी फंक्शन, ऐसा एडवर्स रिएक्शन जिसमें बॉडी फंक्शन इम्पेयर ना हो, जस्ट इसको मेडिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत होती हो तो इसको ग्रेड 1 कहते हैं। ये नॉन सीवियर होती हैं। ग्रेड 2 जो एडवर्स रिएक्शन होते हैं इसमें बॉडी फंक्शन इम्पेयर हो जाता है और इसमें पेशेंट की प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर होती है। ये सीवियर कंडीशन है और इसमें बॉडी फंक्शन इम्पेयर हो जाती है। ग्रेड 3 में ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इसमें मेजर इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है कि पेशेंट को डेथ से बचाया जाए।
प्रिवेंट डेथ, ये ग्रेड 3 जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। और जो ग्रेड 4 है ये फेटल कंडीशन है। इसमें जब ऐसे ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाती हैं तो इसके बाद डायरेक्ट डेथ अकर होता है। ये है ग्रेड 4। ये हीमोविजिलेंस की डिफरेंट बेनिफिट्स है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो डोनर को क्या बेनिफिट हो सकती है, तो डोनर को ये बेनिफिट हो सकता है कि वो सिर्फ उसमें ऑल ब्लड कंपोनेंट की डिफिशिएंसी नहीं आती, एक प्रॉपर स्पेसिफिक कंपोनेंट को ट्रांसफ़र कर लेता है और बॉडी उसको फिर अकोमोडेट कर सकता है, मैनेज कर सकता है बॉडी। और रेदर देन जब वो फुल ब्लड कंपोनेंट वो ट्रांसफ्यूज़ करे सारा कंपोनेंट को, तो उसमें फिर एनीमिक कंडीशन आ सकता है, हाइपोवोलेमिक कंडीशन आ सकता है। इसी तरह रिसिपिएंट को भी फ़ायदा होता है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के डोनर की बीमारियों से बचा जा सकता है, एडवर्स रिएक्शन से प्रिवेंट होता है। ये सारे इसके बेनिफिट्स हैं। गोल ऑफ हीमोविजिलेंस क्या है कि ये गोल ऑफ इट्स कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ ट्रांसफ्यूजन चेन इज हीमोविजिलेंस शुड एम्बेडेड इनटू एवरी स्टेप ऑफ ट्रांसफ्यूजन चेन एंड इनटू एवरी ऑर्गेनाइजेशन। गोल हीमोविजिलेंस का गोल ये है कि चाहे कलेक्शन हो, चाहे इसका कंपोनेंट का प्रिपरेशन हो, चाहे इसका स्टोरेज हो, चाहे ब्लड कंपोनेंट का ट्रांसपोर्टेशन हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और चाहे इसका ट्रांसफ्यूजन हो फ्रॉम द बैक टू द पेशेंट, इस सारे प्रोसेस में हीम विजिलेंस मस्ट है कि सारे जो हमारे पास जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसको अप्लाई किया जाए। This is a question for knowledge assessment that blood component have specific lifespan as RBC have 120 days. Then how it survive for many years in blood bank? IBC का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 डेज हो सकते हैं। तो फिर हम कैसे जो फ्रोज़न आरबीसी है उसको 10 ईयर के लिए स्टोर करते हैं, या जो पैक्ड आरबीसी होता है और उसको हम 35 डेज के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो बेसिकली रीज़न इसका ये है कि हम इसको एक ऐसा इन्वायरमेंट दे देते हैं जो इसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीकोगुलेंट ऐड कर लेते हैं। वो एंटीकोगुलेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के इंग्रेडिएंट होते हैं, वो उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एबिलिटी को रिजर्व कर लेते हैं। इसी तरह अगर हम प्रोलॉन्ग स्टोर कर लेते हैं, इस तरह फ्रोजन आरबीसी है जो 10 ईयर के लिए स्टोर करते हैं, तो उसमें हम ग्लाइसरोल ऐड कर लेते हैं, तो वो ग्लाइसरोल उसको फंक्शनल और स्ट्रक्चरल इम्पेयरमेंट से प्रिवेंट कर लेता है। रेफरेंस इसका है कि जो अमेरिकन एसोसिएशन ब्लड बैंक है, ये बुक है जो बाइबल ऑफ ब्लड बैंकिंग भी कहलाता है, उससे ये प्रेजेंटेशन मैंने प्रिपेयर किया है। और मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्रामेटिक डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैंने इंटरनेट सोर्स से हेल्प लिया है। थैंक यू सो मच फॉर पेइंग अटेंशन।